Welcome back once again. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, अपनी स्टडीज़ अच्छे से कर रहे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ आपके स्टडी से, आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, तो आपकी स्टडीज़ में वो ज़रूर आपकी हेल्प कर रही होंगी। कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, कहीं भी कोई डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम ये चीज़ कई बार क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, आप क्लास में भी बता सकते हैं। तो जो भी कन्फ्यूजन होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको क्लियर करूँ और आप अच्छे से उनको क्लियरिटी के साथ जो है पढ़ सकूँ। ठीक है, चलिए राइट। तो आज जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका न सिर्फ बीएड का टॉपिक है, बीएड के सब्जेक्ट का टॉपिक है, बल्कि जो है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि सीटेट, यूटेट, यूपीटेट और नेट, कई चीज़ों में जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि इस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि ये थ्योरी बहुत बड़ी है, तो मैं इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहले में जो है मैं उसके कुछ की कंसेप्ट को हम जो है डिस्कस करेंगे, को समझाऊंगी मैं अच्छे से, और नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है हम उसके स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो जब आप एक वीडियो देखें तो उसका जो है सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, ताकि आप पूरी वीडियो को जो है अच्छे से समझ पाएँ। अगर कम टाइम में हो गया तो मैं ये भी कोशिश कर सकती हूँ, मैं टाइम के अकॉर्डिंग चलूँगी। अगर जो है टाइमली निपट जाती है तो मैं एक वीडियो में भी इसको पूरी कोशिश करने की कोशिश करूँगी। अगर लेकिन जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, बहुत लेंदी हो गई, तो मैं जो है इसको सेकेंड वीडियो में शिफ्ट कर दूँगी। राइट, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। हम जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। जीन पियाजे जो है बेसिकली वो स्विट्जरलैंड के थे। उनका जन्म जो है 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनको हम जो है स्विस साइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। और जीन पियाजे की जो जितनी भी रिसर्च थी, उन्होंने मोस्टली वो सब जो है बच्चों पर ही की है, तो इसीलिए जो है उनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, उनका मानना है, सबसे पहले हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, है ना। उनका मानना क्या है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है, बच्चों की एज बढ़ती है, उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब कॉग्निटिव क्या है? कॉग्निटिव आपका एक मेंटल प्रोसेस है ना। जब बच्चा छोटा रहता है तो बच्चे का दिमाग कम चलता है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकता। आप कोई पजल दे बच्चे को अगर सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए एक एज आप सोचेंगे ना कि किस एज का बच्चा जो है वो इस पजल को सॉल्व कर सकता है। अगर आप बहुत छोटे बच्चे को देंगे तो उसके लिए जो है वो बहुत टफ काम होगा, और किसी बहुत बड़े बच्चे के लिए देंगे तो वो बहुत जो है इजी टास्क उसके लिए हो जाएगा। तो जो जीन पियाजे की बेसिकली जो थ्योरी है, वो थ्योरी ये है कि जो है जैसे जैसे बच्चे की एज आगे आगे चलती है, वैसे वैसे जो है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है, उसके अंदर जो है उसकी मेंटल डेवलपमेंट होता रहता है। मेंटल डेवलपमेंट मतलब मीन्स जो उसकी काम करने की, जो उसकी क्रियाएं करने की जो क्षमता होती है, वो उनकी बढ़ती रहती है ना। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि मेंटल एबिलिटीज या मेंटल स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आते हैं, इसी को जो है हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, कि जो है मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित सिद्धांत है ये, कि जो हमारी इंटेलिजेंस बुद्धि है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल है, जो हमारा उसका नेचर किस तरीके से है और किस तरीके से जो है हमारी बुद्धि डेवलप करती है, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। कोई भी बच्चा है, कोई भी प्राणी है, वो अपना अडेप्शन कैसे करता है, वो कैसे जो है सोचता है, कैसे वो चीज़ों को सीखता है, कैसे उसके दिमाग में चीज़ें आती हैं और कब उनके दिमाग में चीज़ें आती हैं, किस एज में कौन सी बात जो है उस बच्चे के दिमाग में आती है। तो इसका क्या है मेन उनका जो रीज़न है इस थ्योरी का, इसमें क्या है कि हम कई बार क्लास में जो है टीचर्स बच्चों को जो है ओवरबर्डन कहते हैं ना, जैसे अपनी एज से ज़्यादा काम दे देना, है ना। एक मैथ्स का सम करवा के उनको पूरा का पूरा जो है घर से करके लिए लेकर आए, वो पूरा होमवर्क जो है अपना कंप्लीट करके लेके आए। तो इससे क्या होता है, एक तो उसके मेंटल पर प्रेशर पड़ता है। कई बार जो है बच्चों का मेंटल लेवल इतना नहीं होता कि वो उस चीज़ को अडेप्ट कर सके, वो अपनी बैलेंसिंग नहीं कर पाता वहाँ पर।
कई बार होमवर्क ज़्यादा दिया जाता है, कई बार क्लास में जो है भाग दौड़ और कंपटीशन की वजह से ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसा होमवर्क या ऐसी क्रियाएं बच्चों से करा दी जाती हैं जो कि उनके एज लेवल से मैच नहीं करती। तो उनका ये थ्योरी कराने का मेन तात्पर्य यही था कि हम जो है बच्चों से जो एक्टिविटी कराएं, जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं, जो बच्चों की लर्निंग हो रही है, जो बच्चों की टीचिंग हो रही है, वो उनकी एज के अकॉर्डिंग हो। तो जीन पियाजे ने जो यहाँ पे स्टेजेस बताई हैं, 4 स्टेजेस जो बताई हैं, उनमें मेनली यही बताया है कि किस स्टेज में बच्चा क्या क्या करता है और हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें। हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि 2 साल तक का बच्चा जो है हम उससे 5 साल तक के बच्चे का काम करवाएं। बच्चे को अगर हमें टेबल लर्न करवाना है तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हम बच्चे को टास्क देते हैं ना कि पहले कोई इजी वर्क दे, फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट हो, फिर उसके बाद डिफिकल्ट की तरह जाएं। ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, जैसे वो स्कूल में आने लगे हम उसे एकदम बर्डन उसके सर पे डाल दे कि आप सीधा जो है 2 से लेकर 20 तक जो है आपको कल टेबल लर्न होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो यही हमारी लर्निंग और टीचिंग में जो है इसका होने का उद्देश्य भी है कि हम जो है बच्चों पर उतना ही बर्डन डालें, उतनी ही एक्टिविटीज उनसे कराएं, उतना ही काम उनसे कराएं जितने की उस एज के अकॉर्डिंग कंपैटिबिलिटी हो, जितनी मैचिंग हो उनकी, कि मतलब इस एज के बच्चे जो है इन क्रियाओं को कर सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि उनके बीच में हम उन्हीं चीजों को सिखाएं जिस एज में, जितनी एज में वो सारी एक्टिविटीज वो अडेप्ट कर सके, बैलेंसिंग कर सके, संतुलन बना सके अपना, है ना। तो जो हमारे जीन पियाजे जी थे, उन्होंने सबसे पहले ये परीक्षण जो है अपने बच्चों पर किया था, है ना। सबसे पहले जो है उन्होंने, उनके 3 बच्चे थे और उन्होंने जो है अपने बच्चों पर क्या देखा था कि उनकी अवस्थाओं को परिवर्तित होते हुए देखा था। उन्होंने जो है अपने उन तीनों बच्चों को बहुत ही इस थ्योरी को जो है मेनली उन्हीं पर सबसे पहले फोकस किया उन्होंने कि बच्चों में जो है, उनके बच्चों में जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए, जैसे जैसे उनके बच्चे जो है कुछ एक पर्टिकुलर एजेस क्रॉस करते गए, तो उनमें क्या चेंजेस उनको देखने के लिए मिले, कौन कौन सी एक्टिविटीज उन्होंने पर्टिकुलर किस किस एज में की। तो ये सब चीजें जो है उन्होंने अपनी थ्योरी में दी। तो इस थ्योरी का जो मेन सार यही है। और मेनली उन्होंने जो एक और चीज बताई है कि सबसे ज्यादा उन्होंने जो इम्पोर्टेंट माना है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को माना है और जेनेटिक फैक्टर्स को माना है, कि जो सबसे ज्यादा चेंजेस, डेवलपमेंट, ये सब जो होते हैं इनमें जो है सबसे ज्यादा रोल जो है बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस का और जेनेटिक रोल ही होता है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, है ना। तो अब हम शुरू करेंगे। यहाँ से मैंने कुछ लाइन दी है इंपॉर्टेंट, हम इनको समझते हुए चलेंगे कि जैसे पियाजे हैज गिवन द मोस्ट इंपॉर्टेंस टू बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चों के अंदर जो है बाय बर्थ कुछ ऐसी इनेट पावर्स होती हैं कि जिनको बच्चे आगे लेकर चलता है और उन्हीं के थ्रू जो है उसका जो है आगे डेवलपमेंट भी होता है। हाउ डू वी नो एनीथिंग, इसमें क्या है कि हम किसी चीज को कैसे जानते हैं, हम किसी के बारे में कैसे जानते हैं। जैसे कि एक बार जो जीन पियाजे हैं वो बिने के साथ थे। बिने कौन थे? बिने हमारे बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो कर रहे थे। तो बुद्धि परीक्षण के लिए बिने का नाम लिया जाता है, वो भी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। तो वहां पर जो है बिने कुछ बच्चों का टेस्ट ले रहे थे। तो वहां पर जब जीन पियाजे बैठे हुए थे तो वो ये सोच रहे थे कि बच्चों का दिमाग कैसे काम कर रहा है, बच्चे जो है कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, कैसे वो टेस्ट दे रहे हैं, कि उनका माइंड जो है किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो कैसे सोच रहे हैं, कैसे उन चीजों को समझ रहे हैं। तो तब से जो है उनके दिमाग में ये चीज चली और वहां से जो है ये सोच जागृति हुई कि ये थ्योरी का बेसिक जो है ये वहीं से आया, जब उन्होंने सोचा कि हाउ डू वी नो एनीथिंग, या बच्चे जो है, बच्चे कैसे किसी चीज को जानते हैं, कैसे वो अडेप्ट करते हैं। ठीक, चिल्ड्रन क्रिएट नॉलेज, और उन्होंने ये कहा कि बच्चे जो है खुद ही नॉलेज क्रिएट करते हैं। उन्होंने इमिटेशन पर बिल्कुल जोर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि बच्चे जो है खुद ही नॉलेज को क्रिएट करते हैं, वो किसी का अनुसरण नहीं करते, वो खुद ही नॉलेज की खोज करते हैं। ही वॉज इंटरेस्टेड हाउ एन ऑर्गेनिज्म अडेप्ट। अब उनका इंटरेस्ट किस जगह आ रहा था कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अडेप्ट करता है, वो कैसे जो है समाज में अपना संतुलन बनाता है, या कैसे वो जो है नॉलेज गेन करने में जो है संतुलन बनाते हैं, कैसे उनका माइंड वर्क करता है, किस तरीके से उनका वर्क होता है, कैसे वो नई खोज करते हैं, कैसे किन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं, कैसे उनका जो है इंटेलेक्चुअल वर्क करता है, कैसे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और कैसे वो सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो इस थ्योरी की ये तो
मेन जो था, बेसिक था, ये जीन पियाजे जी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का था। अब इनकी थ्योरी का समझने के लिए जो है हमें कुछ की कंसेप्ट जो है यहाँ पर देखने होंगे, जो मेन चीजें इनकी थ्योरी में है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले है स्कीमा। स्कीमा क्या है, जैसे कि आप शब्द से समझ रहे हैं, स्कीम, योजना, है ना। तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा हमारे दिमाग में कुछ पैकेट्स टाइप के बने हुए होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर कुछ इस टाइप से होते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा, यहाँ पे जैसे ये एक इंफॉर्मेशन, ये दूसरी इंफॉर्मेशन, ये तीसरी इंफॉर्मेशन, ये चौथी, ये पांचवी, इस तरीके के कुछ पैकेट्स बने हुए होते हैं कि जैसे पर्टिकुलर मैंने अगर किसी बच्चे को बोला कि सामने बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, मैंने एक कुछ गेम्स का सामान है, कुछ बॉल है, कुछ फुटबॉल है, या कुछ कर्टेन्स हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें रखी और बीच में जो एक ट्री प्लांट में है, वो सॉरी पॉट में है, तो मैंने उनको बोला जाओ बेटा ट्री को छू के आओ, आपको ट्री को छूना है और दौड़ के चले आना है। अब वो बच्चा कैसे छुएगा, उसको क्या पता है ट्री कैसा है। उसके दिमाग में एक, जैसे ही मैंने ट्री बोला ना, उसके दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है, ट्री का एक इमेज बनी हुई है, ये एक इमेज बनी हुई है उसके दिमाग में कि ट्री ऐसा होता है। स्कीमा बना हुआ है उसके दिमाग में कि ट्री जो है, ट्री की इमेज ऐसी होती है, तो वो जाएगा और दौड़ के जो है उस ट्री को छू के आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्कीमा के द्वारा जो है वो दुनिया में को पहचान रहा है, वो दुनिया में जो चीजें जो हैं उनकी वो जानकारी, नॉलेज जो है वो कैसे समझ रहा है, वो दुनिया को अपने स्कीमा की वजह से समझ रहा है। एग्जिस्टिंग नॉलेज जो उसके दिमाग में के अंदर है, जिन चीजों जिसको लेकर जो है वो चीजों की पहचान कर रहा है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा है पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड, नॉलेज दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड को समझने के लिए हेल्प कर रहा है। एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो पर्टिकुलर पहले से उसके दिमाग में जो एक नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है, उसको जो है जीन पियाजे ने स्कीमा का नाम दिया है। ठीक है। सेकंड है हमारा एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या है कि हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज और दूसरी कोई नई नॉलेज को जब हम जोड़ देते हैं तो हम उसको एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे कि अब बर्ड पता है सब बच्चों को, बर्ड हम छोटे बच्चों को सबको पढ़ाते हैं कि ये पिजन एक बर्ड है, पैरट एक बर्ड है ना, ये बहुत सारी बर्ड्स के हमने नाम बता देते हैं उनको। अब क्या है, हमने उनको बर्ड के बारे में नॉलेज दी, उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, स्कीमा बना हुआ था बर्ड का, उनको समझ में आ गया, एसिमिलेशन हो गया उनका, न्यू नॉलेज दी कि बर्ड है, बर्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे जो है एसिमिलेशन उनका हो गया, स्कीमा बन गया कि बर्ड हमारे दिमाग में है कि उड़ती है बर्ड, बर्ड के जो है फेदर्स होते हैं, आसमान में भी उड़ जाती है, तो ये उनके दिमाग में एक बर्ड का स्कीमा बन गया। ठीक। अब क्या हुआ, अब ये ऊपर वाला हम रब कर देते हैं, यहां से हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब जो है थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जब बच्चे ने देखा बर्ड उड़ रही है, उसको आसमान में उड़ती हुई बर्ड दिखाई गई। ठीक है। अब ये मेरे को बहुत अच्छे से ड्राइंग मेरी नहीं है। ठीक है, ये बर्ड है और यहाँ पे जो है एक ये है एक हेलीकॉप्टर टाइप, कुछ भी आप समझ लीजिए, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्कीमा जो है बच्चे के दिमाग में बर्ड का बना हुआ है। अब जो है उसने एक दिन जो है हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा, तो उसके दिमाग में क्या आया कि ये बर्ड है। उसने क्या कहा कि ये किस टाइप की बर्ड है कि ये भी उड़ रही है, कि देखो मम्मा बर्ड उड़ रही है आसमान में। तो क्या बताया गया उसको कि बेटा ये बर्ड नहीं है, बर्ड नहीं है। अभी आपने तो बताया था कि जो इस तरीके से उड़ती है उसके फेदर्स होते हैं वो बर्ड होती है, अब आप बोल रही हैं कि ये बर्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एकदम बच्चा डिसइक्विलिब्रियम, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम, कि मतलब उसका कनेक्शन एकदम से टूट गया। अच्छा बर्ड नहीं है, कि ये तो हेलीकॉप्टर है, पर आपने तो ये बताया था। अब क्या हुआ, वहां पर क्या हुई, अब उसे नई नॉलेज दी जाएगी। ठीक, चेंज हो गया। अब उसका स्कीमा क्या हुआ, अब उसके स्कीमा में हेलीकॉप्टर आ गया। ठीक है, अब चेंज हो गया, ऑल्टरिंग हो गई, मॉडिफाई करा उसको, मॉडिफिकेशन किया उसका, और उसके दिमाग में हेलीकॉप्टर का नया स्कीमा बन गया। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे जब उसे समझ में आने लगेगा, यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो गया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो एसिमिलेशन है। यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ जो है न्यू नॉलेज को ऐड किया। ठीक है, न्यू नॉलेज को ऐड किया।
अब यहाँ पे जब हमने नई नॉलेज दी इसके हेलीकॉप्टर के बारे में दी, तो यहाँ पे जो है डिस इक्विलिब्रियम हो गया, डिस इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो गया। अब उसको बताया गया ये है, तो फिर क्या हुआ नीचे, यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ, चेंज आया, मॉडिफिकेशन हुआ, कह सकते हो आप, ऑल्टरेशन हुआ, कह सकते हो आप, न्यू स्कीमा बना, न्यू स्कीमा बना। ठीक, अब जब न्यू स्कीमा बन गया तो उसको समझ में आ गया, उससे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम, अब बैलेंसिंग हो रही है, इक्विलिब्रियम हो गया मीन्स बैलेंसिंग हो गई, बैलेंसिंग हो गई। और क्या हुआ, बच्चे का एकोमोडेशन हो गया, बच्चा जो है ये हो गया बच्चे का एकोमोडेशन, मीन्स उसको समझ आ गया कि चिड़िया एक अलग चीज है और हेलीकॉप्टर एक अलग चीज है। ठीक है, ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें, हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे बिल्ली का। ठीक, बिल्ली का लेते हैं, बिल्ली का ले लो या कोई भी गोट ले लो। अब सपोज करो ये आपकी कैट है और ये आपका डॉग है। ठीक है, इसको हमने क्या बताया बच्चे को, हमने जो है एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, एग्जिस्टिंग नॉलेज, अब मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, वो टाइम बहुत चला जाता है। ये आपकी कैट है, ठीक है, ये कैट है और ये आपका डॉग है। तो बच्चे को क्या सिखाया गया कि कैट के जो है 4 पैर होते हैं, ठीक है, एक टेल होती है, जो भी चीजें हैं मेनली 4 पैर मान लो। ठीक है, अब बच्चे के अंदर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी और उसने नई नॉलेज गेन की, ये आपका एसिमिलेशन हो गया। ठीक है, ये आपका एसिमिलेशन हो गया। ठीक, एसिमिलेशन हो गया। अब क्या हुआ, बच्चे ने एक जो है अब डॉग को देख लिया। ठीक है, अब जब डॉग को देखा उसने, तो उसने क्या कहा अपने मम्मी से कि ये देखो कैट जा रही है, पर जो पहले वाली कैट है ये तो अलग दिखती है और ये तो इससे थोड़ी सी बड़ी है। तो उसकी मदर ने उसको क्या समझाने की कोशिश की है, टीचर ने, बेटा ये कैट नहीं है, ये डॉग है। अब जैसे ही उन्होंने बोला ये कैट नहीं है, ये डॉग है, तो क्या है कि आपने तो बताया था जिसके पैर होते हैं वो कैट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, डिस इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक, नॉलेज जो है वहां पे टूट गई। अब क्या है, उसे नई नॉलेज देनी पड़ेगी, दोबारा से नया स्कीमा बनेगा, नया स्कीमा बनेगा, चेंजिंग हो गई, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया, ऑल्टरिंग हो गई, अब नया स्कीमा बन गया दिमाग में। अब नया स्कीमा किस चीज का बना, डॉग का, कि जरूरी नहीं है कि जिनके 4 पैर होते हैं वो और एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डॉग हो सकता है, वो गोट हो सकती है, वो हॉर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब उसके दिमाग में जो है नया स्कीमा बनाया जाएगा। नया स्कीमा बना, उसका डॉग के बारे में बताया गया। जब उसको डॉग के बारे में बताया गया, नया स्कीमा बन गया उसका, तो यहाँ पे जो डिसइक्विलिब्रियम हो गया था वो इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे उसकी बैलेंसिंग हो गई, नई नॉलेज जो है उसके दिमाग में बैठ गई, नया स्कीमा क्रिएट हो गया और यहाँ पे जो है बैलेंसिंग हो गई। और बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि बच्चे ने एकोमोडेट कर लिया, एकोमोडेशन हो गया बच्चे का। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे का एकोमोडेशन। तो ये जो है ये कंसेप्ट थे जीन पियाजे के, कि जो है स्कीमा में बच्चे को कुछ भी एक न्यू इंफॉर्मेशन ऐड जब की जाती है स्कीमा एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ, तो वहां पर ऑलरेडी एक स्कीमा बना हुआ होता है, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। जब एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ जो है कोई नई नॉलेज जोड़ दी जाती है, वो एसिमिलेशन हो गया हमारा। और एकोमोडेशन तब होता है जब उस नॉलेज के साथ हम उसको सेम चीजें और कुछ बताने की कोशिश करेंगे, उसके जैसी चीजें। अगर बच्चा नहीं समझ पाता है, वहां पे नया स्कीमा फॉर्म होगा, डिसइक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम में चेंज होगा, वहां पे उसका एडजस्टमेंट होगा, वहां पे बैलेंसिंग होगी। और इसी प्रक्रिया को जो है हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे एकोमोडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। अब हम आते हैं इनकी स्टेजेस पर। स्टेजेस जो है जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले बताई है सेंसरी मोटर्स। सेंसरी मोटर्स, ठीक है, सेंसरी मोटर्स आपकी 0 से 2 इयर्स में है। अब जहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि सेंसरी मोटर्स
सेंसरी का अर्थ क्या होगा आपका? सेंसरी का अर्थ है आपका जो आपके सेंसेस होते हैं ना, कि आप सुनकर, बोलकर, सूंघकर, टच करके जो भी चीजें सीख रहे हो, क्योंकि 0 से 2 साल का बच्चा जो है वो ऐसे ही सीखता है। कभी वो हाथ पैर चलाकर सीखता है, कभी वो अपने सेंसेस से सीखता है, कभी वो एक्टिविटीज करके सीखता है ना। तो ये सब चीजें जो है हमारी सेंसरी मोटर्स में आती हैं। इनमें हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि पहला हो गया सेंसेस से सीखता है। लर्निंग मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, कुछ इसको कंप्लीट कर लें। सेंसेस से मीन्स लर्निंग बाय सेंसेस। दूसरा है आपका रिफ्लेक्सेस से। रिफ्लेक्सेस मतलब होता है हाथ पैर चलाना, रिफ्लेक्सेस के थ्रू सीखता है। तीसरा है एक्टिविटीज से। और चौथी इसमें जो आता है वो आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि अगर जैसे आप बच्चे को, आपका बच्चा आपका फोन खेल रहा है ना, और आप चाहते हैं कि बच्चा जो है, मैं बच्चे से फोन छीन लूं, तो आप कई बार क्या कहते हैं, उसके खेलते खेलते कि वो हाथ पैर चला रहा है, फटाफट से फोन लेके अपने पीछे छुपा लेते हैं और कहते हैं कि कौवा ले गया, चिड़िया ले गई, या अरे वो कोई आया था वो ले गया, है ना। लेकिन क्या है, बच्चे को आपने चीज तो छुपा ली, लेकिन जो भी एग्जिस्टिंग वस्तु, कोई भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो भी है वो उसके दिमाग में है। स्कीमा जो है उसके दिमाग में बना हुआ है कि फोन कैसा होता है। आप उसे अब उसकी जगह 10 चीजें भी दिखाएंगे ना, तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसके दिमाग में हो चुकी है। तो इन 2 सालों में जो है बच्चे के अंदर ये चीजें इन तरीके से डेवलपमेंट होता है। और कैसे एक्टिविटीज करता है वो? सेंसेस के थ्रू, रिफ्लेक्सेस के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, और ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है, ये जो है इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर एज में होते हैं। ठीक है। दूसरी हमारी आती है प्री ऑपरेशनल। इसको हम रफ कर देते हैं यहां से, इसमें सेंसेस वाले में बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा हमारा आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्री ऑपरेशनल को पहला हमारा आता है प्री कंसेप्चुअल होता है, और दूसरा हमारा होता है इंट्यूटिव। ठीक है। तो प्री कंसेप्चुअल को हम कहते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, और इंट्यूटिव को हम हिंदी में कहते हैं इंट्यूटिव पीरियड बोल सकते हैं हम इसको, स्टेज भी बोल सकते हैं, पीरियड, इंट्यूटिव पीरियड। ठीक है। जो पहली वाली ये है हमारा, ये हमारा आता है 2 से 4 साल, और ये हमारा आता है 4 से 7 साल। 4 से 7 साल। ठीक है, ये आता है हमारा। तो जो प्री कंसेप्चुअल एज है, इसमें क्या है, बच्चा जो है कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पाता है। ठीक है। और जो हमारा इंट्यूटिव पीरियड है, इसमें जो है वो जो भी काम करता है और उसको जो है वो अच्छे से समझ नहीं पाता, लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा पाता। यहाँ पे बच्चा कुछ भी काम कर तो रहा है, लेकिन उसके पीछे वो क्यों कर रहा है वो चीज वो नहीं लगा पाता। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसके थ्रू समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले बच्चा ईगोसेंट्रिक, इसके पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ईगोसेंट्रिक बच्चा होता है। ईगोसेंट्रिक क्या है बच्चे की, कि वो जो है अपनी नीड के बारे में सोचता है, सिर्फ अपनी नीड के बारे में सोचता है कि मुझे अगर कोई चीज चाहिए तो मुझे वो चीज चाहिए। उसको ये इस चीज से मतलब नहीं है कि उसके पेरेंट्स के पास उस चीज को दिलाने के लिए पैसे हैं, वो अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। उसको केवल ये मतलब है कि उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है, उसको वो चीज चाहिए तो वो चीज चाहिए। ठीक है। दूसरा है हमारा एनिमिज्म। अब जो है एनिमिज्म क्या है कि वो जो है निर्जीव चीजों को सजीव समझता है ना। जैसे कि किसी बच्चे को कई बार क्या होता है ना कि एकदम से बच्चा गिर जाता है, कहीं फर्श पर गिर गया, कोई दरवाजा उसके सर पर लग गया, या कहीं से वो एकदम से टकरा गया, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा रोए ना, वो झट से उसको गोदी में उठा के कह देते हैं अच्छा इसने तेरे को मारा, उसको जो है पीटना शुरू कर देते हैं, या 2-4 उसको थप्पड़ लगा देते हैं, चाहे वो जमीन हो चाहे वो डोर हो। तो बच्चा जो है खुश हो जाता है कि मतलब इसने मुझे मारा तो बदले में जो है उसको भी मेरे पेरेंट्स ने उसकी भी पिटाई कर दी, तो वो इसी चीज में बहुत खुश हो जाता है। वो जो है निर्जीव चीजें जो होती हैं उनको भी वो सजीव ही समझता है। ठीक। तीसरा जो हमारे पास आता है सेंट्रेशन।
सेंट्रेशन, उसको जो है केंद्रित सेंट्रेशन चाहिए कि मतलब किसी भी चीज का सेंटर वो खुद होना चाहिए, कि अगर वो रात को भी बोले कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। जिद पकड़ लेते हैं ना कई बच्चे जब काम कराने के लिए, तो क्या है इस टाइम पे बच्चे जिद्दी बहुत होते हैं। वो चाहते हैं कि सारा का सारा फोकस जो है सिर्फ मुझ पर हो, मेरी नीड्स पर हो, मैं जो भी कुछ कहूं तो मेरे पेरेंट्स जो है उसको या कोई भी हो उनको जो है उन बातों को माने। वो ना को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि इस समय वो बहुत जिद्दी है और उसकी एज के हिसाब से जो है ये पॉइंट उसमें बनता है, तो ये गुण जो है उसके अंदर होगा ही होगा। ठीक, इसको आप मना नहीं कर सकते। डेफर्ड इमिटेशन, फोर्थ पॉइंट है इसका डेफर्ड इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है, इसमें जो है बच्चे नकल करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण इसका है कि जैसे गर्ल्स होती हैं वो अपनी टीचर की नकल करती है, या वो जो है जैसे कि टीचर पढ़ाती है उस टाइप से वो इमिटेट करेगी उनको। और या जैसे कई बच्चे जो है वो डॉक्टर को देख के डॉक्टर गेम खेलते, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कभी वैक्सीनेशन के लिए या बीमार पड़ते हैं बच्चे, डॉक्टर के पास जाते ही रहते हैं, तो वो देखते हैं कि उन्होंने गले में भी कुछ लगाया है, कानों में भी कुछ लगाया है, तो उसी तरीके से जब उनके पास डॉक्टर सेट आते हैं तो वो भी डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। और एक और इसमें आता है इरिवर्सिबिलिटी, एक पॉइंट और आता है इसमें इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि मतलब कि उनको पलटकर वो किसी चीज को नहीं सोच पाते हैं। इरिवर्सिबिलिटी की जैसे कि सपोज आपने उनसे कोई सम्स करवाया है ना, आपने उनको टेबल लिया कि जैसे बच्चों को 2 का टेबल या 3 का टेबल तो लर्न है, आपने उनको बोला कि 3 × 2 = 6 होता है, इतना तो बच्चे बता देंगे। अब आप अगर इसको उल्टा कर दें कि 2 × 3 क्या होता है, सोचेंगे, नहीं बता सकते, क्योंकि अभी उनकी एज के हिसाब से उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है। वो ये चीज को इरिवर्सिबिलिटी पलट कर जवाब वो नहीं दे पा रहे कि अगर उनसे कोई कुछ कह भी दे, क्योंकि अभी जो है इस एज में उनको नहीं पता कि हमें वापसी इसका जवाब क्या देना है। ठीक है, अगर जैसे बच्चों को इस समय डांट दिया जाता है, आप ये डिफरेंस देखते हैं ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं एक पर्टिकुलर एज तक वहां पर बच्चे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं अब उनको उनके अंदर जब ये क्वालिटी आ जाती है इरिवर्सिबिलिटी वाली, तो वो पलट कर जवाब देते हैं। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि अब देखो ये बहुत बड़ा हो गया ना, तो अब ये हमें जो है वापस जवाब दे रहा है। तो यही चीज है इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेकंड स्टेज है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पर। ठीक है, थर्ड स्टेज है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक, ये हमारी एज है हमारी 7 to 11 ईयर्स। 7 to 11 ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें आती है लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट। लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट। दूसरी आती है इसमें रिवर्सिबिलिटी और तीसरी चीज आती है इसमें कंजर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसमें जो है बच्चा जो है लॉजिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो जाती है बहुत अच्छे से। अब जो है वो कोई भी जब काम बच्चों को दिया जाता है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि जिसमें लॉजिक लगाना होता है, तो बच्चे यहाँ पर कुछ हद तक जो है लॉजिकल थिंकिंग जो है करने लग जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाते हैं। रिवर्सिबिलिटी, अब जो हमने पहले इरिवर्सिबिलिटी करी थी वो जो है आपकी रिवर्सिबिलिटी में चेंज हो गई है। अब अगर आप 3 2 6 बोलेंगे तो बच्चे 2 3 6 वापस जो है उसको रिवर्स करके बता पाते हैं। तीसरा आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अगर ये चौड़ा है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, और ये इसमें कम है या इसमें ज्यादा है, तो जो है इस तरह की चीजें बच्चा बता पाता है इसमें कि किस में पानी कम है या किस में पानी, दोनों में पानी सेम है। तो ये एरिया वॉल्यूम जो है 3 में नहीं आता, तो ये चीजें जो है बच्चा इसमें सीख जाता है, जैसे कि आयतन से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, ये सारी चीजें जो है बच्चा जो है समझ जाता है, कंजर्वेटिव इसमें हो जाता है। ठीक है, मीन्स और ये है कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से जो है वो सीखने लग जाता है। ये आपकी है हमारी
फिर उसके बाद आती है हमारी फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज आपकी जो है हमारी हो गई 11 वर्ष के बाद से, आप ले लें आफ्टर 11 से आप 15 तक ले सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें सबसे पहले है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की डेवलप हो गई। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब जो है बच्चा आराम से जो है अच्छे से सोचने लग जा रहा है, अच्छे से वो लिख पा रहा है, अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहा है, अमूर्त चिंतन वो कर पा रहा है, ठीक है। दिमाग में जो है उनकी पर्टिकुलर इमेजेस हैं कि क्या चीज़ जो है, ट्रायंगल किसको कहते हैं, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, स्क्वायर किसको कहते हैं, हर चीज़ का स्कीमा जो है उनके दिमाग में अब बन चुका है। अब वो अच्छे से चीज़ों को समझ में लग जाते हैं। और डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है उनकी, डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है कि जैसे कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ, जैसे कि कोई एग्जांपल हम लेके चलेंगे, क्या एग्जांपल है डिडक्टिव रीजनिंग के, जैसे मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो मैं उसके फिर आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछ रही हूँ। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि 2 + 2 + 3 = 6 होता है। अब आप इसी तरीके से आप मुझे कोई दूसरा एग्जांपल दीजिए, तो बच्चे जो है आप नंबर चेंज करके 3 × 2 दे सकते हैं कि 3 × 2 भी 6 होता है और 2 × 3 भी 6 होता है। तो इस तरीके से जो है उनको एक रीजनिंग करनी आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और नेक्स्ट है लॉजिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो जाती है। लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। अब वो जो है लॉजिकली किसी भी चीज़ को सोचना शुरू कर देते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से जवाब देना सीख जाते हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अब जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा था कि जो पियाजे ने जो है थ्योरीज बताई हैं, थ्योरीज में अब यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। मैं सोच रही थी पहले कि एक उसमें नहीं होगा, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन फिर भी मैंने अब एक ही वीडियो में जो है इसको पूरी करने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर कोई देख रहा है तो वो दूसरे में जाने में थोड़ा आलस करता है, तो मैंने एक वीडियो में ही जो है उसको पूरा समेट दिया है। अब यहाँ पर जो है आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, अच्छे से समझ में आए, तो जो है ज़रूर कमेंट में लिख कर दें, लाइक करें, क्योंकि आपके जो ये लाइक जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे और मैं आपके लिए जो है आगे अच्छी अच्छी वीडियोस, आपके जो काम वाली वीडियोस होंगी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो वीडियोस होंगी, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।